उस पूरे इलाके में पीली कोठी के नाम से उनका पूरा घर जाना जाता था। राय साहब अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना वगैरह बड़े-बड़े शहर में उनकी बड़ी-बड़ी कोठियाँ थीं। बाहरी लोग उन्हें डीआईजी साहब के नाम से जानते थे। वे गर्मी की छुट्टियाँ हमेशा गाँव में ही बिताते थे। अम्मा और बाबूजी की वजह से गाँव में आना उनकी मजबूरी थी। पुलिस महकमे में डीआईजी के पद पर पहुँचते-पहुँचते नामचीन साहित्यकारों में राय साहब की एक खास पहचान बन चुकी थी। राय साहब के गांव आने पर कोठी की रंगत ही बदल जाती थी। 10-20 लोगों का जमावड़ा हमेशा ही लगा रहता। उन दिनों नौकर राम भरोसे की बात ही कुछ और होती। वह सुबह शाम अपना काम धाम जल्दी जल्दी निपटाता और लगधक होकर राय साहब की खुशामद में लग जाता। कोठी के ठीक पीछे राम भरोसे का अपना एक छोटा सा घर था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी की शादी कर चुका था और छोटी बेटी श्रद्धा ने पिछले साल 12वीं जमात पास की थी। कोठी में झाड़ू पोंछा लगाना, खाना पकाना, दूध दही के काम सुखिया और श्रद्धा के जिम्मे थे, जबकि खेती-बाड़ी जैसी बाहरी काम राम भरोसे के जिम्मे था। इसकी एवज में उसे बचा-कुचा खाना मिल जाता था। राय साहब साल में 2-4 हज़ार रुपए की माली मदद भी उसे दे देते थे। कुछ पुराने कपड़े दे जाते, जिन्हें सुखिया, श्रद्धा और राम भरोसे साल भर पहनते, जो उनके लिए हमेशा नए होते थे। राय साहब के बाबूजी और अम्मा को कभी-कभी बड़ी जलन होती और वे श्रद्धा, सुखिया और राम भरोसे को उल्टा-सीधा कहने लगते। राय साहब अकेले में बैठकर अम्मा बाबूजी को समझाते। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और रह भी नहीं सकता। आपकी देखभाल के लिए वही तो है। हारी बीमारी, हाट बाजार के 50 काम होते हैं। घर का इतना भरोसेमंद और सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी राय साहब गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आए थे। अब की बार उनका बेटा कौशल और बेटी रचना भी साथ में थे। कौशल कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहा था, जबकि रचना देसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही थी। उनकी पत्नी तारिका देवी को इस उम्र में भी कोई 40 साल से ऊपर की नहीं कह सकता था। जून का महीना था। तारिका देवी और राय साहब दोनों बगीचे में बैठे बातचीत कर रहे थे। दोनों के बीच में एक मेज रखी थी। उनके हाथ एक दूसरे से दूर थे, लेकिन मेज के नीचे से दोनों के पैर आपस में अटकेलियां कर रहे थे। रचना और कौशल किसी बहस में मशरूफ थे। राय साहब की चाय का समय हो गया था। श्रद्धा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसने दहलीज पर पैर रखा ही था कि कौशल बोल उठा, "हो, हाउ आर यू श्रद्धा?" श्रद्धा ने मुड़कर देखा और चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। कौशल रचना की ओर देखकर हंस दिया, फिर बोला, "डू यू अंडरस्टैंड? मेरा मतलब?" "हाँ, समझ गई," श्रद्धा ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। "व्हाट?" "यही कि आप इंडियन हैं और मैं हिंदुस्तानी।" इतना कहकर श्रद्धा हंसते हुए रसोई घर की ओर चली गई। इतना सादगी भरा और तीखा मजाक सुनकर राय साहब के कान खड़े हो गए। इसने बात करने का यह ढंग कहाँ से सीखा? सुबह के 8 बजे श्रद्धा चाय लिए खड़ी थी। राय साहब ने चाय का कप हाथ में लेकर श्रद्धा को सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। श्रद्धा अभी भी खड़ी थी। राय साहब ने फिर कहा, "बैठ जाओ।" श्रद्धा बैठ गई। उन्होंने चाय पीते हुए श्रद्धा से पूछा, "तुम किस क्लास में पढ़ती हो?" "अब नहीं पढ़ती।" "क्यों?" श्रद्धा कोई जवाब ना दे सकी और आंखें नीचे किए बैठी रही। उन्होंने फिर पूछा, "क्या हाई स्कूल पास कर लिया?" "जी सर।" कुछ रुक कर वह बोली, "मैंने पिछले साल इंटर पास किया है।" इतना कहकर वह बिना इजाज़त लिए ही कमरे से बाहर निकल गई। शाम को राय साहब ने राम भरोसे को अपनी बैठक में बुलाया। दरवाजे के ठीक सामने राय साहब तकिया लगाए शाही अंदाज में बैठे थे। सामने सोफे पर रचना और कौशल बैठे थे। राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, "आपकी लड़की बहुत चतुर चालाक है भरोसे भैया। यह सब आपकी मेहरबानी है साहब। लड़की पढ़ने में बहुत तेज है। उसे और आगे पढ़ाना चाहिए था आपको। साहब, आगे सोच लो, लड़की होनहार है।" कहते हुए राय साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वे बोले, "श्रद्धा ही है ना उसका नाम?" "नहीं साहब, कागजों में उसका नाम कृष्णकली है।" "वाह, कितना अच्छा नाम है।" एक पल के लिए उन्हें शेक्सपियर की कविता ब्लैक रोज याद आ गई। फिर वे बोले, "इसे हमारे साथ भेज देना, मैं वहीं पर दाखिला दिलवा दूंगा।" रचना की ओर देखते हुए वे बोले, "क्यों रचना, बहुत अच्छा रहेगा?" कौशल ने जवाब दिया, जैसे वह पहले से ही इसी इंतजार में बैठा हो। "अच्छी बात है साहब, उसकी माँ से पूछ लूँ, तब बताएंगे।"
छप्पर के आगे राम भरोसे खटिया डाले बैठा था। उसी के आगे ज़मीन पर सुखिया बैठी थी। श्रद्धा छत पर थी। राम भरोसे ने सुखिया से कहा, साहब कह रहे थे कि श्रद्धा को उनके साथ भेज दो। सुखिया ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, सयानी बेटी को हम किसी के साथ नहीं भेजेंगे। साहब के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। वे हमें बहुत चाहते हैं। राम भरोसे ने सुखिया को डांटते हुए कहा, हमने सब कुछ सुन लिया। बड़े आदमी की बातें बड़ी होती हैं। इनके चरित्र को हम खूब जानते हैं। बराबर का लड़का है घर में, वह तो विदेश में पढ़ता है, तो बराबर की लड़की भी तो है घर में। ऐसा कुछ नहीं होता। राम भरोसे ने एक बार फिर झिड़कते हुए कहा। सुखिया ने भी उसी तेवर में जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते कि औरत और दौलत दुनिया में कोई नहीं छोड़ता। सवेरे तुम ही साहब को मना कर देना। मैं तो नहीं कर सकता, राम भरोसे ने खिसिया कर कहा। सुबह राम भरोसे ने श्रद्धा को राय साहब के साथ जाने के लिए कह दिया गया। इधर श्रद्धा जाने की भी तैयारी करती जा रही थी, उधर उसके दिमाग में चल रहा था कि बड़े लोग हैं, इनके साथ कैसे निभेगी। बापू की हालत को देखकर वह मना भी नहीं कर सकती थी। जब वह गाड़ी में बैठने लगी तो उसकी आंखें छलक आईं। राम भरोसे के हाथ राय साहब के सामने जुड़ गए। उसने भरे गले से कहा, साहब। वह इतना ही कह सका। सुखिया राम भरोसे के पीछे खड़ी सिसक रही थी। राय साहब ने राम भरोसे को अपने कंधे से लगाकर भरोसा दिलाया। कुछ रुपए उसके हाथ में दबाकर वे कार में बैठ गए थे। कौशल ने एक नज़र पीछे सीट पर बैठी श्रद्धा पर डाली और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। श्रद्धा शीशे से अपने अम्मा बापू को देखती रही। 10-15 दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस दौरान श्रद्धा का दाखिला हो चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। कौशल भी 2-4 दिन रुक कर विदेश जा चुका था। तारिका देवी ने एक दिन झाड़ू पोछा करने वाली का हिसाब कर दिया। कुछ दिनों बाद खाना बनाने वाली का भी छुट्टी कर दी। श्रद्धा झाड़ू पोछा करती और दोनों वक्त का खाना नाश्ता वगैरह बनाती। उसे इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। इतना सब करने के बाद भी वह पढ़ाई के लिए पूरा समय निकाल लेती थी। एक दिन राय साहब तारिका देवी से अचानक पूछ बैठे, झाड़ू पोछा वाली और महाराजिन क्यों नहीं आती? मैंने उनकी छुट्टी कर दी। क्यों? काम ही क्या है? बच्चियों को भी तो सीखने दो। कल के दिन पराए घर जाएंगे, पता नहीं कौन कैसा मिलेगा। किसी को पत्नी के हाथ का खाना पसंद हो तब? सवाल के लहजे में तारिका देवी ने जवाब दिया। फिर भी राय साहब आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही तारिका देवी तड़प उठी। फिर क्या? 4 रोटियां सुबह 4 शाम को बनानी है। राय साहब कुछ कह न पाए, इसलिए तारिका देवी ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए बात कहना जारी रखा। अपनी याद करो, जब मैं इस घर में आई थी तुम ही कहते थे कि जब तक तुम्हारे हाथ की बनाई रोटी नहीं खा लेता तब तक पेट नहीं भरता। रचना और श्रद्धा उन्हीं की ओर चली आ रही थी। राय साहब मुस्कुराए और अपने स्टडी रूम की ओर चले गए। धीरे धीरे श्रद्धा का बेडरूम और बाथरूम सब कुछ अलग कर दिया गया। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि उसे उसकी हैसियत का एहसास कराया जा रहा है। उसे इसमें उलझन तो हुई, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि रात को तो वह चैन से सो सकेगी। श्रद्धा घर का सारा काम करती और खूब मन लगाकर पढ़ती। धीरे धीरे उसका काम और बढ़ गया। सबके कपड़े धोना और उन पर इस्त्री करना उसके काम में और जुड़ गए थे। रचना ने एक बार इसका विरोध करते हुए अपनी माँ से कहा था, मम्मी, उसे घरेलू नौकर समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। काम करना बुरा नहीं होता, काम की आदत डालना अच्छी बात है। जब मैं उसके साथ काम करती हूँ तो आप मुझे क्यों रोकती हैं? तू अपनी तुलना उससे करेगी? इतना कहकर तारिका देवी वहाँ से चली गई। दिसंबर का महीना था। कौशल घर आया हुआ था। एक दिन श्रद्धा बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता था। उसकी सिटकनी टूट गई थी। कौशल ने दरवाजे को धक्का दिया। श्रद्धा ने अंदर से दरवाज़ा लगाना चाहा, लेकिन तब तक कौशल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। श्रद्धा ने पूरी ताकत से उसे बाहर धकेलकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कौशल की मर्दानगी काफुर हो चुकी थी। वह गालियां बकता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। तारिका देवी भी अपने बेटे का साथ देते हुए गालियां बकने लगी। गटर के कीड़े को वहीं पड़ा रहने देते, इसने हमारे घर को भी गंदा कर दिया। श्रद्धा को दौरा सा पड़ गया। वह अपने कमरे में टूटी शाख की तरह औंधे मुँह गिर पड़ी। सारा दिन वह कमरे से नहीं निकली थी। राय साहब आज सुबह से ही कहीं पार्टी में गए हुए थे। रात को तकरीबन 10-11 बजे लौट कर आए।
कार खड़ी की और सीधा अपने बेडरूम की ओर बढ़ गए। राय साहब अभी कपड़े भी नहीं बदल पाए थे कि तारिका देवी और कौशल ने नमक मिर्च लगाकर सारी कहानी बयां कर दी। रचना बैठी चुपचाप सुनती रही। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जो कुछ हुआ उसके लिए वह श्रद्धा को कसूरवार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार उठता था कि आखिर कौशल वहां गया ही क्यों था। राय साहब ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। कुछ देर बाद राय साहब श्रद्धा के कमरे की ओर गए। कमरा खुला था। श्रद्धा अभी भी औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। आहट सुनकर वह हड़बड़ा कर खड़ी हुई और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी। राय साहब ने छड़ी से इशारा करते हुए उसे अपने साथ आने को कहा। राय साहब के बेडरूम की ओर जाते हुए श्रद्धा के पैर कांप रहे थे। कमरे में दूधिया रोशनी फैली हुई थी। राय साहब बिस्तर पर बैठे हुए थे। श्रद्धा जाकर उनके सामने खड़ी हो गई। राय साहब ने अपने बगल में उसे बिठाकर कहा, क्या बात थी? श्रद्धा चुपचाप बैठी रही। राय साहब ने जैसे ही उसका सिर अपनी गोद में रखा, वह फफक पड़ी। राय साहब काफ़ी देर तक सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देते रहे। वह भी गोद में पड़ी पड़ी सिसकती रही। धीरे धीरे राय साहब के हाथ का दबाव उसके बदन पर बढ़ने लगा। वह देखकर अचानक श्रद्धा का सिसकना बंद हो गया। उसने जैसे ही छूटने की कोशिश की, वैसे ही राय साहब ने उसे दबोचकर उसकी छाती पर दांत गड़ा दिए। श्रद्धा पूरा जोर लगाकर खड़ी हुई और उन्हें एक ओर धकेल दिया। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि राय साहब उस पर कामुक सांड की तरह टूट पड़े। जब तक राय साहब उसे पकड़ते, रैक पर रखी उनकी पिस्तौल श्रद्धा के हाथ में थी। शोर सुनकर तारिका देवी, रचना और कौशल सभी अपने अपने कमरों से निकल कर आ गए थे। सभी अपने अपने तरीके से उसे गालियां देने लगे। श्रद्धा को लेकर भी रचना के दिमाग में वही सवाल उठा जो कौशल को लेकर उठा था। इतनी रात को यह पापा के कमरे में क्यों आई? रचना के माथे पर बल पड़ने लगे। उसके दिमाग के तार झंझना उठे। उसने श्रद्धा को डांटते हुए कहा, जवानी के नशे में यह तो देख लिया होता कि कौन किस उम्र का है। बदमिजाज कहीं की। श्रद्धा चिल्ला पड़ी, हाँ मैं बदमिजाज हूँ, कहकर उसने अपना कुर्ता फाड़ डाला और रचना का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखा और बोली, देखो सब चुप रहे। तो श्रद्धा बेफक पड़ी। अब तक मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि आप लोगों की उदारता के पीछे धूर्तता और मक्कारी कूट कूट कर भरी होती है। रचना ने गुस्से में आकर राय साहब की ओर सवालिया नज़रों से देखा, फिर पलटकर कौशल और तारिका देवी की ओर देखा। सबकी नज़रें झुकी हुई थीं। रचना ने श्रद्धा की बाहें पकड़ी और मुख्य दरवाजे की ओर चल पड़ी। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि राय साहब लड़खड़ाते हुए कमरे से निकले और चिल्ला पड़े, बेटी कहाँ जा रही हो इतनी रात को? गुंडे मवाली! रचना गरज उठी, खामोश! जो दोबारा इस जबान से बेटी कहा, घटिया लोगों की कोई माँ बहन बेटी नहीं होती। हो सकता है गुंडे मवालियों में कोई प्यार करने वाला ही मिल जाए। श्रद्धा ने पिस्तौल राय साहब की ओर फेंक दी और वे दोनों बाहर निकल गईं। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।